आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब। गुरमीत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज पहले शुरुआत में अपने मार्केट से करेंगे सर। अब बताओ सर, भारत में क्या क्या अच्छा लग रहा है आपको? अनिल जी, हमने ये चर्चा करी थी पिछली बार जब बात करी थी कि बैंक्स बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट लग रहा था, यस। क्योंकि आरबीआई ने पिवट किया है, खाली रेट कट नहीं किया, रिस्क वेट घटाए एमएफआईज और एनबीएफसीज को लेके, स्टांस चेंज किया, ऑफिशियली अकोमोडेटिव किया, पर जो एक वो माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा था इकोनॉमी की, वहां पे भी उसने जो है चेंज लाया। आरबीआई ने क्लियर इंडिकेशंस दिए हैं कि कैसे वो लिक्विडिटी को मैनेज करना चाहते हैं। 1% रहेगा एनडीटीएल का। तो एक एक क्लियर कम्युनिकेशन, साथ में सॉफ्टवेयर क्रूड, सॉफ्टवेयर इन्फ्लेशन ने एक बड़ा पिवट था और वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल थे। और उसके बाद बहुत अच्छे नतीजे आए। आई थिंक एचडीएफसी आईसीआईसीआई के नतीजे दोनों बहुत अच्छे थे। और मैंने बोला है कि ये बैंक के नतीजे अच्छा होना ये भी दिखाता है कि शायद थोड़ा बहुत ग्रोथ वापस आ रहा है, कि सिक्वेंशियल ग्रोथ अच्छी थी। उसके अलावा हमने देखा जो वीक बैंक है, जैसे यस बैंक था, या जो टीयर 2 टीयर 3 बैंक है जहाँ पे एक माइक्रो फाइनेंस और एसेट क्वालिटी स्ट्रेस था, वहाँ हमें बॉटमिंग आउट शायद देखने को मिल रही है। और शायद इंक्रीमेंटली बाजार को लग रहा है कि अच्छा होगा। तो आई थिंक फाइनेंशियल्स ने इसलिए बहुत स्टेलर रैली करी है। आईटी क्योंकि नेगेटिव न्यूज थी तो बहुत उस हिसाब से प्राइस भी रिफ्लेक्ट कर रहा था। और अनिल जी, अच्छा मार्केट है, अच्छी अर्निंग्स को रिवॉर्ड करता है, पुअर आउटलुक को जो है पनिश करेगा या सबड्यूट रखेगा। तो ऐसे ही मार्केट को होना चाहिए। एफिशिएंट मार्केट नहीं बोलूंगा, बट ये अर्निंग्स ड्रिवन, आउटलुक ड्रिवन मार्केट है। और एक चीज हमें जो अब सीखनी पड़ेगी इसमें, कि एक एक नया एरा है थोड़ा सा। ये हम पहले शुरू हुआ था नेशनलिज्म से। अभी मुझे याद नहीं अजय सर ने बात बोली थी या रितेश जी ने बोली थी, ये ट्रेड नेशनलिज्म है। हर कंट्री को अपना मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड बनाना है। तो आप देखिए 22-23 में किसी ने नहीं सोचा था कि डिफेंस, पीएसयू, रेलवे ये पैसा बनाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का वहां स्पेंडिंग था। गवर्नमेंट ने पीएलआई दिया इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हमें एम्बर, डिक्सन ऐसे कई मल्टी बैगर देखने को मिले। तो फोकस अब हमारा मार्केट का जो है वो ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट कहाँ पे चाहता है कि पैसा आए, गवर्नमेंट कहाँ पे इंसेंटिव दे रहा है, गवर्नमेंट कहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और अभी का जो इंडेक्स है वो शायद गवर्नमेंट के फोकस को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। कि निफ्टी में आज भी आप देखेंगे टेक्नोलॉजी, जो सर्विसेज पार्ट है, कंजम्पशन पार्ट है, वो अभी भी मेजोरिटी पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग और जॉब क्रिएशन पार्ट थोड़ा कम है। तो मुझे लगता है कि जो शिफ्ट है वो होना बहुत जरूरी है। और इसलिए ये ट्रैक करना कि कहाँ ट्रेड ट्रेड डील्स हो रही हैं, गवर्नमेंट कहाँ पे इंसेंटिव्स दे रहा है, वहां पे मुझे लगता है अगले कुछ सालों में पैसा बनेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताइए, सरकार का फोकस कहाँ है, उन सेक्टर पर पैसा बनने की संभावना है ज्यादा। अब आइए सर, एक और मुद्दे पे करते बात, और वो है एफआईज का लूटना। हैट्रिक लगाई है 3 दिन लगातार खरीदारी करने के। भरोसा कर लें कि परदेसी फिर से चले जाएंगे? अनिल जी, मुझे लगता है मैं तो इसी में खुश हूं कि बेच नहीं रहे हैं। हाँ, ये हमें बात भी सही है, बिल्कुल। पहला पहला पड़ाव ये होना चाहिए कि सेल ना करें, क्योंकि इतनी हैवी सेलिंग हुई है और हम सिर्फ 6 महीने की सेलिंग देख रहे हैं। अनिल जी, आप देखिए कोविड के पहले वो 22-23% मार्केट को ओन करते थे, आज वो 16% करते हैं। तो पिछले 3-4 सालों में 1/3, अगर आप देखें, उनकी होल्डिंग कम हुई है, कि जो एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि प्रोमोटर और एफआईआई ही 75% बाजार को कंट्रोल करते थे। तो थोड़ा अगर होल्डिंग कम हुआ है, कि हालांकि हम ये नहीं चाहेंगे कि एफआईआई का वेटेज और गिरे, क्योंकि भारत को रिस्क कैपिटल की जरूरत है, और स्पेशली इस दौर में जरूरत है। तो एक जो 2-3 चीजें फेवर में हमारे हैं, कि डॉलर इंडेक्स, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि 98 आएगा 110 से। आई थिंक किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे एनवायरमेंट चेंज होगा। और मुझे लगता है कि यूएस ये चाहता है कि डॉलर जो है सबड्यूड रहे, डॉलर थोड़ा सा अंडर वैल्यूड रहे, तभी मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव हो पाएगी, क्योंकि उनका भी मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी अभी 10% ही रह गया है। और दूसरा, यूएस ये चाहता है कि जो इतना डेट हमने एक्यूमुलेट किया है, $6 ट्रिलियन का डेट, जो $36 ट्रिलियन हो गया पिछले 20 साल में, ये पूरा वर्ल्ड उसकी थोड़ी बहुत भरपाई करे, हमें रीफाइनेंस करने में। उसी वजह से ये सारे टैरिफ वगैरह आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैक्रो आउटलुक ये है कि जो पैसा यूएस में है, चाहे वो बिग टेक कंपनीज में है, चाहे वो यूएस के बॉन्ड्स में है बाकी कंट्रीज का, उसमें थोड़ा सा रीएलोकेशन होगा। और जब वो रीएलोकेशन होगा, तो इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स, गोल्ड, इक्विटी, सब थोड़े थोड़े बेनिफिशियरी होंगे। तो मैक्रो सेटअप बहुत फेवरेबल है, अनलेस कोई बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट हो जाए या कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ जाए। तो ऐसा लगता है कि अगले 2-3 साल में जो फॉरेन कैपिटल फ्लो है बॉन्ड्स में भी, आप देखिए मार्च में बॉन्ड इनफ्लो बहुत पॉजिटिव रहा था। इनफैक्ट बॉन्ड इनफ्लोज हमारे लगातार पॉजिटिव रहे हैं। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि इक्विटी मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी इकोनॉमी की शो करते हैं, बॉन्ड मार्केट फाइनेंशियल हेल्थ शो करते हैं इकोनॉमी की। और फाइनेंशियल हेल्थ इंडिया की दुरुस्त है, तो मुझे लगता है कैपिटल फ्लोज भी जो है थोड़े से बेटर रहेंगे।
कि ये अच्छी बात है कि एफआईज बेचना और खरीदना शुरू कर दे तो फिर कहना ही क्या। बहुत बढ़िया। सर रिजल्ट सीजन जो चल रहा है ठीक ठाक है, मतलब बैंक्स के रिजल्ट तो ठीक ही आए हैं, लेकिन आईटी के भी क्या ये मान के चलें कि सबसे खराब वाले आ गए, अब इससे खराब नहीं आएंगे, या अभी खतरा टला नहीं है? मैं कहता हूँ अनिल जी, पूरा खतरा नहीं टला है। अगर आप पिछले Q3 देखिए और निफ्टी 500 देखिए, निफ्टी छोड़ दीजिए, 8.2% की अर्निंग ग्रोथ थी। और इसमें अगर आप फाइनेंशियल हटा दें, क्योंकि फाइनेंशियल की डबल डिजिट ग्रोथ थी, नॉन फाइनेंशियल्स की जो अर्निंग ग्रोथ थी निफ्टी 500 में, वो लगभग 6% थी। तो ये जो 6% है, इसका 9-10% जाना जरूरी है। नॉन फाइनेंशियल्स की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल का नंबर तो अच्छा आएगा ही, ट्रेजरी गेन्स भी होंगे, और हमने देखा है कि निम प्रेशर के बावजूद अच्छे बैंकों ने अच्छे नतीजे दिए हैं। तो ये जो अर्निंग है, ये किस पॉकेट में और इंप्रूव होगी वो देखना है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं अनिल जी जहाँ पे स्लो डाउन ज्यादा आता नहीं है, सिक्लिकलिटी नहीं है अर्निंग में। जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी है, आपको पावर जनरेशन में इवन कोविड पीरियड में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और पावर एक बेसिक नीड है, वहां पे इतनी सिक्लिकलिटी नहीं दिखेगी। टेलीकॉम आप देखिए, कंसोलिडेशन हो गया है, डेटा का यूसेज बढ़ रहा है, आरपू बढ़ रहे हैं, वहां पे सिक्लिकलिटी नहीं है अर्निंग्स की। तो जहां पे भी अर्निंग स्टेबल है, मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत टैरिफ प्रूफ है या रिसेशन प्रूफ है, वहां पे अभी ज्यादा फोकस रहिए। और जो कंज्यूमर सेक्टर्स हैं, जो डिमांड वाले सेक्टर्स हैं, वहां पे मुझे मेरी नजर रहेगी, स्पेशली एफएमसीजी की रूरल डिमांड वापस आ रही कि नहीं आ रही, टू व्हीलर्स, ये मुझे लगता है, ये मैं खास तौर पे देखना चाहूंगा, क्योंकि अर्ली साइन है कि रूरल डिमांड आ रही है। और अगर रूरल डिमांड वापस थोड़ी बहुत आ जाती है, तो ये बहुत पॉजिटिव रहेगा मार्केट के। ये परफेक्ट। अच्छा सर एक चीज़ बताइए गुरमीत सर, कि पहले जब खराब हुआ बाजार, 22,000 के आसपास निफ्टी आ गया, तब थोड़ी रिकवरी आई, तो सब लोग कहते थे भाई कि पहले लार्ज कैप लो, लार्ज कैप लो, पहले चलेंगे, यही चलेंगे, सेफ्टी भी सही भी था। अब क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयर खरीदने का टाइम आ गया है? यदि हाँ तो क्या खरीदना है? अनिल जी, सिलेक्टिव होने की जरूरत है। मैं नहीं मानता हूं कि ये हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर देते हैं, थोड़ा बायस हो सकते हैं। पर आप देखिए, कुछ सेक्टर्स में जो सेक्टर लीडर हैं, वो है ही मिड और स्मॉल कैप। अगर आप केबल एंड वायर की सबसे बड़ी कंपनी देखेंगे, तो वो शायद लार्ज कैप नहीं मिलेगी आपको। अगर आप बहुत सारी जैसे पावर इक्विपमेंट कंपनीज हैं, वहां शायद आपको पावर जनरेशन में लार्ज कैप मिल जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर है, सबसे बड़ी एसी कंपनी अगर है, या सबसे बड़ी वाइट गुड कंपनीज है, वो जरूरी नहीं है लार्ज कैप हो। QSR अगर आप देखें, सबसे बड़ी कंपनी मिड कैप ही होगी। तो मेरे हिसाब से सेक्टर लीडर्स में जहां पे बैलेंस शीट स्ट्रांग है, डेट कम है, वहां फोकस करिए। और एक अच्छी चीज अनिल जी हुई है स्मॉल मिड कैप में, इस बार लेवरेज नहीं है। तो एक वो जो सॉल्वेंसी रिस्क हम बोलते हैं, जैसे अगर आप देखिए नेट डेट टू इक्विटी देखेंगे आप मिड कैप इंडेक्स का, तो 0.6 है, एक्चुअली लार्ज कैप से कम है। और स्मॉल कैप का अगर आप नेट डेट टू इक्विटी देखेंगे, और मैं इंडेक्स लेवल की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर नीचे भी होंगे, स्मॉल कैप का नेट डेट टू इक्विटी 0.3 के आसपास है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो की जो ग्रोथ थी पिछले 2-3 साल से, उससे बैलेंस शीट डीलेवरेज हुई है। ये एक अच्छा साइन है। तो मेरे हिसाब से सेक्टर लीडर्स पे फोकस करिए, जहां पे डेट कम है, अर्निंग अच्छी है, और कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जेंसॉल का एग्जांपल देखा। खाली पेपर प्रॉफिट पे ध्यान मत दीजिए, स्पेशली स्मॉल और मिड कैप में फ्री कैश फ्लो देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कोई विशेष निवेश करने के लिहाज से कोई सेक्टर, या फिर किस तरह के फंड्स में इस वक्त निवेशक पैसा पैसा लगाएं, ये बताएं सर। तो अरे जी, हम पावर वैल्यू चेन में बहुत बहुत बुलिश हैं। स्पेशली अगर आप देखेंगे ट्रांसमिशन स्पेस जो है और इक्विपमेंट स्पेस पे, यहाँ पे डिमांड बहुत सेकुलर है, बहुत स्ट्रांग है। चाहे वो ट्रांसफार्मर कंपनीज हैं, केबल एंड वायर कंपनीज हैं, SVCC सब स्टेशन हैं, इंसुलेटर्स हैं। तो ये पूरी वैल्यू चेन हमें हमें बहुत अच्छी लगती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज विद इन फाइनेंशियल अच्छा करेंगी। PSL में भी RBI ने कुछ चेंजेस किए हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, आपको दिखेगा और पुश दिखेगा। और रियल एस्टेट अभी एक मिड साइकिल में है, मैं नहीं मानता हूं कि पीक पे है, क्योंकि ज्यादातर लग्जरी शायद थोड़ा बहुत पीक कर गया हो, लेकिन जो मिड हाउसिंग है वो अभी भी मिड साइकिल में है। तीसरा, रिसाइकलिंग, मैं कई बार बोल चुका हूँ, हवा, पानी, प्लास्टिक, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो भी कंपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, मैं पूरी वेस्ट मैनेजमेंट थीम पे बहुत बुलिश हूँ। ग्लोबली ये 600-700 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। भारत में सबसे बड़ी कंपनी शायद 6,000-8,000 करोड़ मार्केट कैप की है, 1 बिलियन की भी नहीं है। तो इस पे मैं काफी बुलिश हूँ। टेलीकॉम मुझे, जैसा मैंने पहले बोला जी, अच्छा लग रहा है। और एक स्पेस जो मुझे अच्छी लगती है वो कमोडिटी और सीमेंट्स है, क्योंकि अगर आपका सबका डोमेस्टिक फोकस है, सब बात कर रहे हैं, आप देखिए यूएस ने बोला मेन स्ट्रीट ओवर वॉल स्ट्रीट, सब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक इंफ्रा की बात कर रहे हैं। सीमेंट में हमने कंसोलिडेशन देखा है, अदानी, और अगर आप अल्ट्राटेक देखें तो 50% मार्केट शेयर हो गया लगभग इन दो ग्रुप का। अच्छी कमोडिटीज, अब चाहे कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, प्रेशियस मेटल्स हो, ये एक सेक्टर मुझे लगता है सरप्राइज कर सकता है। ठीक बात है, ये कुछ एक बेहतरीन मौके आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। आज से गुरमीत सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद समय देने के लिए और विस्तार से हमें अपनी राय देने के लिए। आइए एक